बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर। आज की वीडियो में हम चैप्टर 14 पार्टिकल फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, ए यूरेनियम 238 न्यूक्लियस अंडरगोज अल्फा डीके इमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस विद a mass of 4.00151 atomic mass unit। स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि यूरेनियम 238 न्यूक्लियस है जो डीके करता है और डीके के नतीजे में हमारे पास अल्फा पार्टिकल आता है। अल्फा पार्टिकल यानी कि हीलियम न्यूक्लियस जिसका मैस हमें गिवन है 4.00151 एटॉमिक मास यूनिट्स। हमने इस डीके के प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी वो कैलकुलेट करनी है, रिलीज्ड एनर्जी। और इसके अलावा हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट c इज अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इंफॉर्मेशन आपको ना भी गिवन हो स्पीड ऑफ लाइट की, तो ये स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये आपको मालूम होनी चाहिए। एंड 1 एटॉमिक मास यूनिट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। और ये 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू भी हमें दी गई है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट की मदद से डाटा नोट कर लेते हैं। डाटा में सबसे पहले हमें क्या बताया गया है कि यूरेनियम न्यूक्लियस अंडरगो करता है अल्फा डीके, और इस अल्फा डीके के नतीजे में जो हीलियम न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल है हीलियम न्यूक्लियस, उसका मैस हमें गिवन है। यानी कि मैस ऑफ हीलियम हमें गिवन है 4.00151 AMU, एटॉमिक मास यूनिट AMU। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी E कैलकुलेट करनी है। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸, यानी कि c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। एंड 1 AMU इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। अब हमें यह तो मालूम है कि एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन E इक्वल टू mc² यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हमारे पास मैस नहीं गिवन, पहले हमने मैस कैलकुलेट करना है। स्टेटमेंट में जो मैस गिवन है वो हीलियम का मैस है, अल्फा पार्टिकल का मैस है। हम मैस कैलकुलेट करेंगे उस एनर्जी का जो एनर्जी रिलीज होगी। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें ये कहा गया है कि यूरेनियम 238 न्यूक्लियस जो है वो अल्फा डीके करेगा। तो अगर हम इसको अल्फा डीके के केस में देखें, यूरेनियम 238 इसका न्यूक्लियॉन नंबर है, अल्फा डीके करता है यानी कि हीलियम न्यूक्लियस आता है, इसका न्यूक्लियॉन नंबर 4 है, तो साथ हमें एनर्जी हासिल होती है। अब ये 238 था, 4 इधर आ गया तो बाकी 234 इधर आएंगे, 92 था, 2 इधर आ गया तो बाकी 90 इधर आएंगे, तो 234 90 हमारे पास थोरियम है। पीरियोडिक टेबल के मुताबिक ये कौन सा एलिमेंट है, थोरियम है, जिसका न्यूक्लियॉन नंबर 234 है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। अब इस इक्वेशन के मुताबिक हम जो चेंज इन मैस है वो कैलकुलेट करेंगे, यानी कि ये जो एनर्जी रिलीज हुई है ना, इस एनर्जी को हमने कैलकुलेट करना है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें नेट मैस की जरूरत है। वो नेट मैस डेल्टा एम किसके इक्वल होगा, अगर इसको इक्वल का साइन कंसिडर कर लिया जाए तो इसका मैस माइनस इन दोनों का मैस, तभी ये हमारे पास एनर्जी वाला मैस आएगा ना। तो डेल्टा एम इक्वल टू MU माइनस MTH प्लस MHE। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। मैस ऑफ यूरेनियम, जब इस तरह का न्यूमेरिकल आपके पेपर में आएगा तो आपको ये वैल्यूज साथ दी गई होंगी जो इसमें यूज की जा रही हैं, जैसे मैस ऑफ यूरेनियम है, मैस ऑफ थोरियम है, मैस ऑफ हीलियम तो आपको स्टेटमेंट में दिया गया है, लेकिन फिर भी ये दो न्यूमेरिकल्स हैं तो इनमें यूज होने वाले एलिमेंट्स के मैस आपको याद कर लें तो बेहतर है। डेल्टा एम MU की वैल्यू यहां पे पुट की माइनस MTH यानी कि मैस ऑफ थोरियम प्लस हीलियम का मैस, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा एम की वैल्यू आ जाती है 0.005677 AMU। अब हमने कैलकुलेट करनी है एनर्जी, तो E इक्वल टू mc² का फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहां से डेल्टा एम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.005677 AMU इंटू c² एज इट इज लिख दिया। E इक्वल आ जाएगा, ये वाली वैल्यू लिखी, 1 AMU हमारे पास 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c² था। यहां से c² से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू मल्टीप्लाई होके E इक्वल आ जाता है 5.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उस अल्फा डीके के नतीजे में जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी कितनी होगी,
5.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 है ए कार्बन 14 न्यूक्लियस अंडरगोज बीटा माइनस डीके। कार्बन 14 न्यूक्लियस है और इसमें बीटा माइनस डीके हो रहा है, जिसके नतीजे में बीटा पार्टिकल इमिट होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इमिट होता है विद अ नेग्लिजिबल मास। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड इन दिस बीटा माइनस डीके प्रोसेस। द स्पीड ऑफ लाइट c इज अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इस केस में ये भी बिल्कुल पिछले न्यूमेरिकल की तरह ही है, सिर्फ जो एलिमेंट्स हैं वो चेंज किए हैं। जैसे कार्बन 14 न्यूक्लियस है, बीटा माइनस डीके करेगा, उसके नतीजे में बीटा पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। हमने एनर्जी कैलकुलेट करनी है, स्पीड ऑफ लाइट हमें दी गई है। तो सबसे पहले हम डाटा नोट कर लेंगे, बीटा माइनस डीके है पहली इंफॉर्मेशन। दूसरा, हमने एनर्जी कैलकुलेट करनी है और सी की वैल्यू दी गई है। तो इसका अगर हम सोल्यूशन देखें तो इस केस में 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू आपको ये याद होनी चाहिए, ये वैल्यू फिक्स होती है। पिछले न्यूमेरिकल में आपको दी गई थी, यहां पे नहीं दी गई, लेकिन ये आपने याद रखनी है। तो इसको हम सोल्यूशन देखते हैं। अब इस केस में जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, यानी कि बीटा डीके के प्रोसेस में कार्बन 14 हमारे पास था, जिसके नतीजे में बीटा पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ और प्लस एनर्जी आई। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इस केस में 14 था, यहां पे 0 हुआ, 6 था तो -1 हो गया। अब इनको बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को, ये अगर 0 है तो यहां पे 14 आएगा, 6 -1 आया था तो यहां पे 7 आएगा। तो ये 7 14 हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रोजन होता है, नाइट्रोजन। ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन और ये इलेक्ट्रॉन यानी कि बीटा पार्टिकल हमारे पास इमिट हुआ। ये एनर्जी जो है, इस एनर्जी को हमने फाइंड करना है, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड इन दिस बीटा माइनस डीके प्रोसेस। तो पिछले न्यूमेरिकल की तरह पहले हम डेल्टा एम कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा एम कैलकुलेट करने के लिए मास ऑफ कार्बन माइनस मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो डेल्टा एम इक्वल आ जाएगा। मास ऑफ कार्बन हमारे पास ये है, आपको पेपर में दिया गया होगा, या अदरवाइज एक न्यूमेरिकल नंबर 1 है और एक ये दूसरा है। इन दो न्यूमेरिकल्स में जो एलिमेंट्स हैं इनके मासेस आप याद कर लें तो ज्यादा बेहतर है। उसके बाद मास ऑफ नाइट्रोजन आ गया और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। अब आप समझ रहे होंगे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था वो कुछ और था, 9.1 × 10⁻³ kg। तो वो बेसिकली जो मास है ना, यहां पे जो पुट करने हैं वो एटॉमिक मास यूनिट में पुट करने हैं, AMU में पुट करने हैं। तो डेल्टा एम की वैल्यू 0.00038,058 AMU आ जाता है। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, E = mc²। इसमें डेल्टा एम की वैल्यू जो अभी कैलकुलेट की वो पुट करेंगे, c² एज इट इज आ जाएगा। 1 AMU इक्वल होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c²। c² से कैंसल, तो ये हमारे पास E इक्वल आ जाएगा 0.354 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो बीटा पार्टिकल जो इमिट हुआ है, बीटा डीके, बीटा माइनस डीके में जो एनर्जी रिलीज हुई है वो 0.354 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारे पास। न्यूक्लियस अंडरगोज अ गामा डीके इमिटिंग अ गामा रे फोटोन विद एनर्जी ऑफ 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। न्यूक्लियस है जिसके नतीजे में गामा डीके हो रहा है, और इस गामा डीके के नतीजे में गामा रे फोटोन हासिल होता है हमें, जिसकी एनर्जी हमें दी गई है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ ऑफ दिस गामा रे। फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ कैलकुलेट करनी है इस गामा रे की। तो इस केस में अब पहले में अल्फा डीके था, दूसरे में बीटा डीके था, तीसरे न्यूमेरिकल में गामा डीके है। गामा डीके के केस में हम डेल्टा एम मास जो है वो कैलकुलेट नहीं करेंगे, और उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि हमारे पास जो गामा रे है, गामा रेज का मतलब क्या है? हमारे पास गामा रे फोटोन है, फोटोन मैस लेस पार्टिकल है, तो इस वजह से इसका मैस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। डाटा हम देखते हैं। डाटा हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस अंडरगोज अ गामा डीके इमिटिंग अ गामा रे फोटोन विद एनर्जी, यानी कि एनर्जी हमें गिवन है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको हम जॉल में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जॉल के।
तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3.2 इंटू 10 पावर -19 जॉल आ जाएगा। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एफ एंड वेवलेंथ लैम्डा ऑफ दिस गामा रे। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। V इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फॉर्मूला यहां पे अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि वेलोसिटी नहीं दी गई। हाँ, फॉर्मूला हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट के मुताबिक E इक्वल टू एच एफ वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यहां पे हमने F कैलकुलेट करना है तो F इक्वल आ जाएगा E ओवर H के। E और H की वैल्यू पुट करेंगे। E की वैल्यू आपको दी गई है, H इसमें प्लांक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10 पावर -34 होती है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 3.2 डिवाइडेड बाय 6.63.4 आ जाता है 0.48, और ये 10 की बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, -19 ऊपर जाके ये +34 होगा तो ये 15 रह जाएगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 4.8 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है। इसके बाद वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम दोबारा यही फार्मूला यूज करेंगे, E इक्वल टू एच एफ। एफ की जगह पे क्या पुट किया है, एफ इक्वल होता है V ओवर लैम्डा के। V वेलोसिटी यानी कि C ओवर लैम्डा, E इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा हम फार्मूला यूज करेंगे। तो लैम्डा इक्वल आ जाएगा एच सी ओवर E के, यानी कि लैम्डा इक्वल टू H की वैल्यू पुट की, प्लांक्स कांस्टेंट, C की वैल्यू और E की वैल्यू हमें दी गई है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, लैम्डा हमारे पास आ जाएगा 6.2 इंटू 10 पावर -7 मीटर के। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 है, इफ द नेगेटिव सोल्यूशन ऑफ डिराक इक्वेशन इज फॉर इलेक्ट्रॉन देन प्रूव दैट द पॉजिटिव सोल्यूशन फॉर सेम इक्वेशन इज नॉट फॉर ए प्रोटॉन ऑफ द सेम मोमेंटम। यानी कि एक तरफ इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है और दूसरी तरफ प्रोटॉन की, और इन्वॉल्व किया गया है डिराक इक्वेशन को। डिराक इक्वेशन जो है वो नेगेटिव सोल्यूशन उसका इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो हमने प्रूव ये करना है कि उसका पॉजिटिव सोल्यूशन सेम इक्वेशन का वो प्रोटॉन के लिए नहीं होगा। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर हम डिराक इक्वेशन की बात करें तो डिराक इक्वेशन हमारे पास E इक्वल टू +-√p² + m² है। P मोमेंटम है और m मैस है। अब इस इक्वेशन में ही गौर करें तो मोमेंटम अगर सेम हो भी सही, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका मैस कुछ और होता है, प्रोटॉन का मैस कुछ और होता है। जब मैस डिफरेंट है तो साथ चार्ज भी डिफरेंट है, ठीक है, चार्ज डिफरेंट है और इसके अलावा इनका इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो जब ये तीन चीजें मैस, चार्ज और इंटरनल स्ट्रक्चर ही टोटली डिफरेंट हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के, तो इस वजह से जिस डिराक इक्वेशन का नेगेटिव सोल्यूशन इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, उसी सेम डिराक इक्वेशन का पॉजिटिव सोल्यूशन प्रोटॉन के लिए पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 है, शो दैट द फॉलोइंग पार्टिकल रिएक्शन सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लेप्टॉन नंबर एंड बारियन नंबर। ये हमारे पास दो रिलेशंस दिए गए हैं, दो इक्वेशंस दी गई हैं, और इन इक्वेशंस में हमने ये प्रूव करना है कि इन दोनों इक्वेशंस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फुलफिल होता है, लेप्टॉन नंबर फुलफिल होता है और बारियन नंबर भी फुलफिल होता है। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। इस पे हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की जब बात करनी है तो इनके ऊपर चार्ज देख लेना है कि चार्ज क्या है, ठीक है। -1 +1 +1 -1 n न्यूट्रल 0, तो इस केस में 0 इक्वल आ जाता है 0 के, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इस पे अप्लाई हो गया। उसके बाद जब हम लेप्टॉन नंबर की बात करते हैं तो इनके ऊपर हमने लेप्टॉन नंबर देख लेना है। इनके जो लेप्टॉन नंबर हैं वो आपको याद होने चाहिए। लेप्टॉन नंबर इन सब के जीरोज हैं, यहां पे पुट किए तो 0 इक्वल आ जाता है 0 के। इसी तरह तीसरे पे बारियन नंबर है, तो बारियन नंबर की अगर बात करें, इसी इक्वेशन में हर एक के बारियन नंबर लिखने हैं। 0 इसका +1 होता है, और इसी तरह इस तरफ इन दोनों के 0 है और इसका 1 है, तो ये 1 इक्वल टू 1, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बारियन नंबर भी फुलफिल हो गया। इसी तरह सेकंड इक्वेशन पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पहले अप्लाई करेंगे, यानी कि दोनों तरफ चार्ज देखेंगे, चार्ज हमारे पास सेम आ जाएगा। इसी तरह हम लेप्टॉन नंबर देखेंगे, लेप्टॉन नंबर सेम आ जाएगा, और फिर हम बारियन नंबर देखेंगे तो बारियन नंबर भी इनका दोनों इक्वेशन के दोनों साइड पे सेम आ जाता है। अब ये जो चार्ज है, लेप्टॉन नंबर है या बारियन नंबर है, ये आपको कैसे पता चलेंगे? तो ये बेसिकली आपकी बुक में जहां पे आपने ये
पार्टिकल्स डिस्कस किए थे, क्वार्क्स डिस्कस किए थे, उनके एग्जाम्पल्स में प्रॉपर टेबल बना हुआ है जिसमें चार्ज, लेप्टॉन नंबर और बारियन नंबर वगैरह सारे दिए गए हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो यहां तक हमारे पास आज के इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस, कोई टॉपिक देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट या प्रैक्टिकल की वीडियोस या पास्ट पेपर्स देखना चाहते हैं, तो हमारा चैनल विजिट करें। आपको यहाँ पे काफी इंफॉर्मेटिव चीजें मिलेंगी। थैंक यू।